केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 16 संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। बबली, हाँ? मैं थार से बहुत प्यार करूं यार। देखो यार, तुम इस तरीके से बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे पढ़ाई लिखाई करके मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और ये प्यार व्यार के चक्कर में मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। अरे तू टेंशन क्यों ले रही? मैं बनाऊंगा तेरी जिंदगी। बस तू एक बार आई लव यू बोल दे। भगवान कसम रात दिन इतनी मेहनत करूंगा कि 5 साल के अंदर तेरी जिंदगी बदल दूंगा मैं। बस तेरा साथ चाहिए मैं। चलो। जो तेनु धूप लगी अरे वो बाटल उठा ले वे महंगी बिकेगी। तेरी खुशियों की आज खातिर तो बहुत मैं सारा सामान सारी चीज़ों मजा आ जाएगा। आजा जल्दी। लड़ जावा। उत्तर ए संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी सर्वप्रथम सन 1927 में हिटलर एवं लंदन ने दिया था, जिसे 1933 में पॉलिंग और स्लेटर ने संशोधन किया और आधुनिक रूप दिया। बी संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी के प्रमुख अभिगृहित किसी अणु या संकुल आयनों में संयोजक बंध का बनना संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी की सहायता से समझाया जा सकता है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम सन 1927 में हिटलर व लंदन ने दिया था। बाद में पॉलिंग एवं स्लेटर ने इसमें संशोधन किए। इस सहसंयोजकता बंध सिद्धांत में उपयोग में आने वाले क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ नियम इस प्रकार हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक ए और बी दो परमाणुओं के परमाणुिक कक्षकों के संयोग से बनने वाले अणु का तरंग फलन साई ए और साई बी के गुणनफल के तुल्य होगा। समीकरण 1। 2 ई ए और ई बी ऊर्जा वाले परमाणुिक कक्षकों के योग से बनने वाले तंत्र अणु की कुल ऊर्जा ई संयोग करने वाले परमाणुओं की ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। अतः समीकरण 2। 3 संयुक्त तंत्र अणु का हैमिल्टोनियन संकारक H निम्नानुसार व्यक्त होगा। समीकरण 3। 4 यदि तंत्र में अनेक इलेक्ट्रॉन हो तो तंत्र का कुल तरंग फलन वेव फंक्शन साइन निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। समीकरण 4। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जहां C1, C2 एवं C3 संयोग करने वाले परमाणुिक कक्षकों के तरंग फलनों के गुणांक हैं, जिनका मान परिवर्ती विधि वेरिएशन मेथड की सहायता से ज्ञात किया जाता है, जिनके लिए साई का मान न्यूनतम प्राप्त हो। 5 इन गुणांकों के वर्गों का योग 1 के तुल्य होगा, क्योंकि संयुक्त तंत्र अणु का तरंग फलन साई सामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड अवस्था में रहता है। अतः समीकरण 5। जहाँ C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय तरंग फलनों साई1 साई2 साई एवं साई3 का कुल तरंग फलन साई के लिए योगदान वेटेज को व्यक्त करता है। सी संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी की सहायता से H2 अणु का बनना। मान लो 2 हाइड्रोजन परमाणु H और Hb हैं, जिनसे संबंधित इलेक्ट्रॉन E1 और E2 हैं। पहले हाइड्रोजन परमाणु Ha के इलेक्ट्रॉनों को प्रथम एवं दूसरे हाइड्रोजन परमाणु Hb से जुड़े इलेक्ट्रॉन को द्वितीय द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अतः इन हाइड्रोजन परमाणुओं को Ha प्रथम एवं Hb द्वितीय के रूप में दर्शाया जा सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? जब ये दोनों पृथक पृथक हाइड्रोजन परमाणु Ha और Hb, जिनके तरंग फलन साई A प्रथम एवं साई B द्वितीय हैं, आपस में संयोग करके अणु संयुक्त तंत्र बनाते हैं, जो संयुक्त तंत्र का तरंग फलन साई निम्न प्रकार होगा। समीकरण 1। दोनों हाइड्रोजन परमाणु जब एक दूसरे से अनंत दूरी पर होते हैं, उस स्थिति में प्रत्येक परमाणु में उसका इलेक्ट्रॉन केवल अपने नाभिक के प्रभाव में रहता है। दूसरे नाभिक के साथ उसकी कोई पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन नहीं होती है। अतः अनंत दूरी पर होने के कारण दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन एवं दूसरे परमाणु के नाभिक के बीच आकर्षण तथा दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के मध्य किसी प्रकार का प्रतिकर्षण बल नहीं लगता।
इसलिए दोनों परमाणुओं के एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित होने पर परमाणुओं की कुल ऊर्जा शून्य होती है। जैसे जैसे दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के निकट लाया जाता है वैसे वैसे तंत्र की स्थितिज ऊर्जा ई में परिवर्तन आता जाता है। Hey, y'all, come look at this. इन दोनों पृथक हाइड्रोजन परमाणुओं को पास पास लाने पर तंत्र की कुल ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात की जा सकती है। समीकरण तो उपर्युक्त समीकरण 2 में साई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 के आधार पर दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं H और Hb के नाभिकों के मध्य विभिन्न दूरियों इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस RAB एवं उनके लिए प्राप्त ऊर्जा E के साथ ग्राफ खींचने पर वक्र प्रथम चित्र में प्राप्त होता है। दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एक दूसरे के निकट लाने पर एक का विद्युतीय क्षेत्र दूसरे परमाणु के विद्युतीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, जिससे तंत्र की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। दोनों हाइड्रोजन परमाणु को पास लाने पर न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति में H2 अणु बनता है। इस स्थिति में ऊर्जा में होने वाली कमी बंद ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस प्रकार परमाणुओं को पास लाने पर संयुक्त तंत्र का तरंग फलन यदि समीकरण प्रथम साई ब्रैकेट साई इक्वल साई ए प्रथम साई बी द्वितीय ब्रैकेट से ही व्यक्त होता हो और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता हो तो संयुक्त तंत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान श्रोडिंगर समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार समीकरण 3 से प्राप्त ई का मान व RAB के मध्य वक्र प्रथम से बंद ऊर्जा का मान 24 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होता है, जबकि प्रायोगिक बंद ऊर्जा का मान 458 किलो जूल प्रति मोल होता है। इसी प्रकार वक्र प्रथम एवं द्वारा H2 अणु की बंद लंबाई 90 पिकोमीटर प्राप्त होती है, जबकि वास्तविक बंद लंबाई का मान 74 पिकोमीटर होता है। बात तो सही है। बंद ऊर्जा एवं बंद लंबाई के मानों का वास्तविक मानों से अत्यधिक विचल इंगित करता है कि संयुक्त तंत्र के तरंग फलन साई में संशोधन की आवश्यकता है। अतः दोनों हाइड्रोजन परमाणु के मध्य कुछ और अन्य अन्योन्य क्रियाएं अदर इंटरेक्शंस अवश्य होनी चाहिए। दोनों हाइड्रोजन परमाणु के मध्य निम्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं इंटरेक्शन संभव हैं। ए इलेक्ट्रॉनों का विनिमय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ इलेक्ट्रॉनों को विशिष्ट या अंतर करने योग्य डिस्टिंग्विशेबल माना गया था, जबकि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के पश्चात संयुक्त तंत्र में अब दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक समान इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, अर्थात पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉन E1 दूसरे परमाणु के साथ एवं दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन E2 पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में विनिमय एक्सचेंज कर सकते हैं। अतः तंत्र अणु निम्न दो प्रकार का हो सकता है। I am sorry, बाबू। समीकरण 4 उपर्युक्त दोनों तंत्रों के लिए तरंग फलन निम्नानुसार होंगे। समीकरण 5 अब संयुक्त तंत्र का कुल तरंग फलन उपर्युक्त दोनों तरंग फलनों के रेखीय संयोजन लाइनर कॉम्बिनेशन द्वारा प्राप्त होगा। समीकरण 6 हाइड्रोजन को एक अणु में दोनों परमाणु समान आइडेंटिकल होंगे, अतः C1 = C2 = 1 रखने पर समीकरण 6 निम्नानुसार हो जाएगा। समीकरण 7 अतः दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं HA और HB के तरंग फलनों के रेखीय संयोजन लाइनर कॉम्बिनेशन निम्न दो प्रकार के परिणामी तरंग फलन साई प्लस और साई माइनस से प्राप्त होंगे। समीकरण 8 एवं 9 हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। संयुक्त तरंग फलन साई प्लस एवं साई माइनस के आधार पर तंत्र की कुल ऊर्जा की गणना विभिन्न अंतरनाभिकीय दूरियों इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए करने पर प्राप्त वक्र क्रमशः वक्र थर्ड तथा वक्र सेकंड द्वारा प्रदर्शित होंगे, जहां वक्र सेकंड के अनुसार दोनों हाइड्रोजन
परमाणुओं के मध्य बंध नहीं बनता नॉन बॉन्डिंग स्टेट को दर्शाता है, जबकि साई प्लस को सहसंयोजी तरंग फलन कोवेलेंट वेव फंक्शन कहा जाता है, जिसे साई कोवेलेंट से भी दर्शाते हैं। वक्र थर्ड के द्वारा बंध बनने पर बंध ऊर्जा का मान 303 किलो जूल प्रति मोल एवं बंध लंबाई का मान 80 पिकोमीटर प्राप्त होता है। ये मान वास्तविक मानों प्रायोगिक मानों के अत्यंत निकट समकक्ष हैं। इस प्रकार दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आपसी विनिमय एक्सचेंज के कारण अणु की ऊर्जा में होने वाली कमी को विनिमय ऊर्जा एक्सचेंज एनर्जी कहा जाता है। यहाँ हाइड्रोजन अणु के लिए विनिमय ऊर्जा का मान इक्वल 303 माइनस 24 इक्वल 279 किलो जूल प्रति मोल होगा। अब भी बंध ऊर्जा का मान वास्तविक मान से काफी दूर है, इसके लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी होंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन समान आवेश के होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिक से उस बल द्वारा आकर्षित नहीं हो पाता जितने बल से उसे होना चाहिए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान कुछ कम हो जाता है। स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव नाभिक के प्रभावी आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देता है। इस आधार पर पुनः तरंग फलन को संशोधित करने पर वक्र फोर्थ प्राप्त होता है, जिसके अनुसार हाइड्रोजन अणु की बंध ऊर्जा 365 किलो जूल प्रति मोल होगी। यह मान वास्तविक मान के काफी निकट है, अतः इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव भी तंत्र पर प्रभावशील होता है। मजा नहीं आ रहा है। CH2 अणु की आयनिक संरचना। आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन परमाणु के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के लिए किए गए संशोधन प्रभाव A और B से प्राप्त बंध ऊर्जा का मान अब भी वास्तविक मान से काफ़ी कम भिन्न है, अतः यहाँ कोई और प्रभाव भी कार्यशील होगा। अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु को पास पास लाया जाता है तो यह भी संभावना होती है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों की समय समय पर एक साथ एक ही परमाणु के कक्षक में पाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। इन अवस्थाओं में अणु की निम्न दो आयनिक संरचनाएं आयनिक स्ट्रक्चर हो सकती हैं। समीकरण 10। अच्छा, हमको सिखा रिया है। संरचनाएं थर्ड एवं फोर्थ के बनने की संभावनाएं कम ही होती हैं, क्योंकि E1 के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल यहाँ Ha- व Hb+ या Ha+ व Hb- के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा होगा। संरचना थर्ड और फोर्थ के लिए संयुक्त तंत्र का कुल तरंग फलन निम्नानुसार होगा। समीकरण 11। अतः संरचना थर्ड एवं फोर्थ के कारण अणु का कुल आयनिक तरंग फलन आयनिक तरंग फलन साई थर्ड एवं साई फोर्थ के रेखीय संयोजन से प्राप्त होगा। समीकरण 12। अतः स्पष्ट है कि हाइड्रोजन अणु में दोनों परमाणुओं के मध्य संयोजी बंध एवं आयनिक बंध दोनों के बनने की संभावनाएं होती हैं। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन अणु संयुक्त तंत्र का कुल तरंग फलन साई कोवेलेंट और साई आयनिक का योग होगा। समीकरण 13। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जहाँ लैम्डा एक गुणांक है जिसे मिश्रण गुणांक मिक्सिंग कोफिशिएंट कहा जाता है, जिसका मान हाइड्रोजन अणु के निर्माण में आयनिक संरचनाओं का योगदान दर्शाता है। समीकरण 13 द्वारा व्यक्त तरंग फलन साई और अंतर्नाभिकीय दूरी RAB के मध्य ग्राफ वक्र फिफ्थ द्वारा व्यक्त होता है, जिसमें बंधन ऊर्जा का मान 388 किलो जूल प्रति मोल है एवं बंध लंबाई का मान 75 पिकोमीटर है, जो कि वास्तविक मानों के अत्यंत निकट वेरी क्लोज है। अतः हाइड्रोजन अणु के बनने में प्रभाव A, B और C तीनों का योगदान होता है। वास्तव में H2 अणु की संरचना न तो सहसंयोजक बंध और न ही आयनिक बंध द्वारा निरूपित की जा सकती है।
बल्कि इन संरचनाओं का कोई अनुनादी संकर ही अणु की वास्तविक संरचना होती है, जिसे निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। ए चुप बे!